सेक्शन 21 ऑफ आईबीसी बात करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में। The IRP shall, after collation of claims received against the corporate debtor and determination of financial position of corporate debtor, constitute a committee of creditor. बड़ा सिंपल, जितने भी क्लेम्स आए उनको जमा करेगा और डिटरमाइन करेगा सबके फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर क्या है उनके अगेंस्ट, और एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा। पहली बात होगी। दूसरी चीज क्या करेंगे कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रहेगी, इट वुड कंप्राइज ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स प्रोवाइडेड, मतलब सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होने चाहिए, लेकिन कौन कौन नहीं होंगे? ऐसे लोग जो रिलेटेड पार्टी कॉर्पोरेट डेटर के वो लोग नहीं आने वाले। ना वो लोग उस मीटिंग में आएंगे, ना वो पार्टिसिपेट करेंगे, ना वो वोट करेंगे ऐसी मीटिंग में। तो कौन है? सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर। लेकिन कौन नहीं है? रिलेटेड पार्टी नहीं। अच्छा, रिलेटेड पार्टी उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, कोई अलाउड नहीं है यहाँ पे। ना वो आएंगे, ना वो बैठेंगे, ना वो वोट करेंगे, उनको अलाउड नहीं है। फिर आता है एक और प्रोविजन, प्रोवाइडेड फॉर दैट द फर्स्ट प्लेसर शैल नॉट अप्लाई टू फाइनेंशियल क्रेडिटर। लेकिन किसको अप्लाई नहीं करेगा? If such financial creditor is regulated by a financial sector regulator, if it is a related party of corporate debtor solely on the account of conversion of substitution of debt into equity or instrument convertible into equity shares or completion of share transaction prior to insolvency commencement date. थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, सिंप्लीफाई दिस। क्या बोल रहा है कि देखो, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में से इमेजिन करो हमने एक कमेटी बनाई है, ठीक है, हॉल में हमने 10-15 लोगों को बुलाया। अब उस हॉल के लिए सब लोगों को आना है, तो हमने बोला सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर आ जाओ। फिर हम बाहर लोगों को छाट रहे कि कौन नहीं आ सकता है। तो कौन नहीं आएगा? देखो यार, जितने भी लोग इस कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड है वो सारे पीछे हो जाओ, वो सारे पीछे हो जाओ, है ना। उन लोगों को तो हमको लेना ही नहीं है। लेकिन वो बोलेंगे सर हम तो रिलेटेड पार्टी आते हैं। वो बोलेंगे, बोले कैसे रिलेटेड पार्टी आते हैं? सर देखो क्या हुआ था, हमने कॉर्पोरेट डेटर को दिया था लोन, हमने दिया था उनको, चलो डिबेंचर्स के फॉर्म में अज्यूम करके चलो, सिक्योर्ड डिबेंचर्स लिए थे हमने। और उन्होंने बोला कि काम कर लो, पैसे तो है नहीं, आप थोड़े से शेयर्स ना हमारी इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, है ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं हमारे पास। तो उन्होंने बोला इक्विटी में। अब हम उसके चक्कर में हो गए, हम तो रेटेड पार्टी में आ रहे हैं। बोले यार, हर बात तो सही है, और उसके ऊपर से हम लोग तो फाइनेंशियल सेक्टर से रेगुलेटेड भी है, तो हम क्या करें आप बताओ। बोले चलो ठीक है, चलो ऐसे लोग हमको अलाउड है। यानी कौन अलाउड है रिलेटेड पार्टी में भी? ऐसा हु इज रेगुलेटेड बाय अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर एंड इज रिलेटेड पार्टी ओनली बिकॉज कि उनके जो शेयर्स थे वो इसीलिए आए क्योंकि वो पहले डिवेंचर से कन्वर्ट होकर वो शेयर्स आ गया, वो शेयर्स आ गए तो रिलेटेड पार्टी में आ गए, इसीलिए। हाँ, तो ऐसे लोग चलेंगे, लेकिन कब? ये प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होना चाहिए। समझा? प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होना चाहिए, तभी ये अलाउड रहेगा। क्लियर हो गया हमको? ऐसा नहीं चाहिए कि सीआरपी होगी उसके बाद हमने ऐसा किया, नहीं नहीं, उसके पहले होना चाहिए, तब जाके माना जाएगा। इस तरह तो हमको क्लियर हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट टू सेक्शन 6 एंड 6 से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, where the corporate debtor owes financial debts to two or more financial creditors as part of consortium agreement. Each such financial creditor shall be part of the committee of creditors and their voting share shall be determined on the basis of financial debt owed to them. अब क्या बात कर रहे हैं कि अब और कौन कौन आएगा उसमें? तो बोले कि देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल डेट दिया जाता है वो ऐसा था कि जॉइंट डेट दिया गया लोगों ने कि यार 1 करोड़ का लोन था तो हमने थोड़ा इस बैंक से भी लिया, थोड़ा इस बैंक से भी लिया, उन लोगों का एक अग्रीमेंट हुआ, कंसोर्शियम बन गया कि हाँ। तो ऐसे केस में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर रहेगा, मतलब अब सपोज एक एसबीआई भी है उसमें, कैनरा बैंक भी है, तो ऐसे केस में आगे कि चलो अब काम करो, आप दोनों अपना अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दो हमारे यहाँ पे, मतलब आप दोनों को भी आना पड़ेगा हमारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। और आपको वोटिंग से डिटरमाइन किया जाएगा कि मैंने आपसे कितना उठाया, जैसे 1 करोड़ का लोन था, मैंने आपसे 60 उठाया, आपसे 40 उठाया, तो आप दोनों को भी आना पड़ेगा वहाँ पे डालने के लिए कि आपके कितने क्लेम्स है। उसके बाद वेर एनी पर्सन इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर टू, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वैसा पर्सन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है, मतलब उससे हम तो लोन भी लेते हैं और उससे हम सामान भी लेते हैं,
तो ऐसे केस में क्या करेगा? तो ऐसे केस में रहेगा कि सच पर्सन शैल बी फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर and shall be included in the committee of creditor with a voting share proportionate to the extent of financial debts owed. मतलब क्या आप फाइनेंशियल क्रेडिटर भी रहोगे हमारे कंपनी में, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में रहेंगे, लेकिन आपकी वोटिंग शेयर कितने रहेंगे? जितना आपने पैसा दिया था लोन के थ्रू, समझे? मतलब यार वो तो हमारा सप्लायर भी है, वही उससे हम पैसा भी लेते, लोन भी लेते हैं। तो अब कैसे? तो सर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो और आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठोगे, लेकिन आप रिप्रेजेंट क्या करोगे? सिर्फ वो जो लोन वाला अमाउंट था ना, उतना ही आपकी वोटिंग शेयर होगी और उतना ही आप रिप्रेजेंट करोगे, उतना ही आप क्लेम करोगे फाइनेंशियल क्रेडिट में। आप सप्लायर का भी उसमें नहीं डालोगे कि अरे हमसे दो, उसने तो सामान भी लिया था, वो सब नहीं, 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 सिर्फ लोन का आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। इतना क्लियर हो गया? फिर P. Such person shall be considered as an operational creditor to the extent of operational debt owed by the corporate debtor to such creditor. और बोलेंगे जो बचा हुआ आपका ये रहेगा ना, जो आपने सप्लाई करके हमको भेजा था सामान, तो वो सारा आप ऑपरेशनल डेट के अंदर गिनोगे, राइट? तो वो ऑपरेशनल डेट के लिए वो अलग रहेगा, वो उसके लिए आप उतना अलग रिप्रेजेंट करना हो, लेकिन उसका सीओसी में कोई काम नहीं आता, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर सीओसी में नहीं बैठ सकते अनटिल सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी ना होते हैं, तब तक ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं आता। तो अब हमको इतना समझ में आ गया कि यार अगर एक बंदा फाइनेंशियल क्रेडिटर भी ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो ऐसे केस में क्या होगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओड टू हिम एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट ओड टू हिम। सिंपल हो गया। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर में उसको वोटिंग शेयर कितना मिलेगा? जितना उसका फाइनेंशियल डेट ओ किया है, बस उतना ही। अब उसके बाद where an operational creditor is assigned or legally transferred any operational debt to a financial creditor, the assignee or transferee shall be considered as operational creditor। तो ये एक बहुत मस्त चालाकी कर रहे थे लोग, वो लोग क्या कर रहे थे? ऑपरेशनल क्रेडिटर है, बोलता है यार मैं अगर अपना ऑपरेशनल डेट, मतलब क्या हो गया, सप्लाई किया था मैंने सामान, 2 करोड़ का सामान था, तो मैंने यार ये करता हूँ, ये मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देता हूँ, और जैसे ही मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर ट्रांसफर करूंगा, उसके मन में क्या है? अभी फाइनेंशियल डेट हो जाएगा, तो यार फिर तो मेरे को जल्दी मिल जाएगा रिकवरी। ऐसा नहीं होता। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने भी अपना डेट किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर को ट्रांसफर किया है, तो ऐसे केस में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर रहेगा, उसने जितना भी वो डेट उठाया, उतने डेट को ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। क्लियर हो गया? तो जो ऑपरेशनल डेट है वो बहुत क्लियर है कि ऑपरेशनल डेट ही रहेगा, और जो फाइनेंशियल डेट है वो बहुत क्लियर है कि वो फाइनेंशियल डेट ही रहेगा। ट्रांसफर करो आप कुछ भी करो, वो रहेगा डेट उतना ही और उसी कैटेगरी में। Where the terms of financial debt extended as a part of consortium agreement or syndicated facility provide for a single trustee or agent to act for all financial creditors, each financial creditor में। अब बोल रहे हैं कि यार देखो, यहाँ पे कंसोर्शियम अग्रीमेंट, मतलब हमने क्या 2-4 बैंक से लोन उठाया था, उन्होंने बोला कि यार हम एक मस्त सिंडिकेट बनाते हैं, और अगर आपको पैसे देंगे जितना आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए ना, हम सब थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेंगे अपने में, कि हम कितना कितना देंगे, आप उठाओ। अब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि यार हमको तो एक सिंगल ट्रस्टी है या एजेंट है, वो हम सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जितने भी उस कंसोर्शियम या सिंडिकेट में बैंक्स थे या फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, टू मेक इट इजी, जितने फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, अब वो लोग क्या करेंगे? उनके पास जो फॉलोइंग 4 ऑप्शन है, जो अग्रीमेंट में था वो नहीं, अब उसके पास 4 ऑप्शन रहेंगे सामने। पहला ऑप्शन, भाई तुम एक ट्रस्ट या एजेंट को ऑथराइज कर लो, और ये ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करिए, तो जो सिंगल सिंगल है ना, उसको ऐसा कंसिडर करो तो आपको इजी होगा समझने में। ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर वो क्या करेगा? या तो ऑथराइज कर लो एक एजेंट अपने बिहाफ पे, ट्रस्ट या एजेंट, जो रिप्रेजेंट करेगा आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। दूसरा, आप खुद ही आ जाओ, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। तीसरा, आप लोग एक आईपी अपॉइंट करो, अदर देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। प्लीज कीप दिस इन माइंड, यू शुड अपॉइंट एन आईपी अदर देन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एंड ये जो आप बंदा हायर करोगे आईपी, जो आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आप अपने खुद के खर्चे में लाना, इसको सीआरपी कॉस्ट में नहीं डालोगे आप। ये आपने हायर किया, आप ही इसको पैसे दोगे अपने जेब से, एट हिज ओन कॉस्ट, टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ वोटिंग शेयर। ठीक है, आपको पता है। और चौथा, एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट टू द एक्सटेंट ऑफ वोटिंग शेयर विद वन और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर जॉइंटली और सेपरेटली। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपना राइट टू एक्सरसाइज वोट 2-3 लोगों को मिलके भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा।
तो इतना तो हमको क्लियर हो गया, या तो ट्रस्टी अपॉइंट कर लो, एजेंट अपॉइंट कर लो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, या खुद आ जाओ, या आईपी को अपॉइंट करोगे, आईपी को अपॉइंट करो तो पैसा अपनी जेब से देना। एक्सरसाइज राइट टू वोट विद वन और मोर, अब चाहिए तो दो चार लोगों को मिल गए कर सकते हो। अब where the financial debt is in the form of securities or deposits, the terms of financial debt provide for an appointment of trustee or agent to act as authorized representative of the financial creditors. Such trustee or agent shall act on behalf of financial creditors. बहुत सिंपल, ये ऐसा आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। डिबेंचर्स पता है हमको, एक आपको डिबेंचर ट्रस्टी रखना पड़ता है, बस क्लियर। इसमें क्या कह रहा है 6A में, जहाँ पे फाइनेंशियल डेट ऐसे कि यार फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज है या डिपॉजिट्स है, और वो उसमें कह रहा है कि यार आपको तो एक ट्रस्टी एजेंट रखना ही पड़ेगा, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी कि ये सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए रखना पड़ता है। तो ऐसे केस में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में भी वही बंदा आ जाएगा। तो जैसे तब हमारे पास डिबेंचर ट्रस्टी होता है सारे डिबेंचर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अब वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में भी वो डिबेंचर ट्रस्टी को ही आप डाल दोगे एज अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो ये हो गया हमको क्लियर। चलो ठीक है, अब आएगा where the financial debt is owed to a class of creditors exceeding the number as we specified। well इसका नंबर बहुत है, कभी 10 to 100 है, 100 to 1000 है, 1000 ऐसे अलग अलग नंबर्स है। other than the creditors covered under clause A of subsection 6, the IRP shall make an application to the adjudicating authority along with the list of all financial creditors containing the name of insolvency professional other than interim resolution professional to act as the authorized representative, who shall be appointed by the adjudicating authority prior to first meeting the committee of creditors। सिंपल करके समझा। पहला, जो सिक्योरिटीज और डिपॉजिटर वाले थे वो इसमें गिनेंगे नहीं, उनके अलावा कोई ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई ऐसे स्पेसिफाइड एजेंट या ट्रस्टी तो हायर नहीं किया था पहले से, ऑलरेडी तो नहीं था इनके लिए ऐसा कुछ। तो ऐसे लोगों को जब एक क्लास के ऊपर ही एक्सटेंड हो जाते हैं कि यार हाँ यार इस अमाउंट के ऊपर तो एक्सटेंड हो गया, अब इतने सारे लोगों को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, तो अब इन सारे लोगों को और एक बंदा देना पड़ेगा जिनको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि इन सारे लोगों को एक आईपी हायर करके दिया जाता है, नॉट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी देख लो, अभी हम सीआरपी में आ गए तो आरपी अलग हो गया, आईआरपी अलग हो गया। आईपी एक ऐसा बंदा जिसने एग्जाम पास किया है, वो बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है एज एन आईपी, ठीक है। हाँ, ये एक बंदा है, हमने उठाया, हमने बोला कि सर आप काम करो। इन लोगों के पास तीन ऑप्शन थे, इन तीनों में से उन्होंने एक आईपी को चूज किया। अब ये जो पर्सन रहेगा ये इन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। हम इतने सारे लोगों को एक साथ अंदर नहीं बिठा सकते, आप काम करो, इन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला एक बंदा हमने पकड़ा, वो अंदर आएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, इन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। वेरी सिंपल। एंड अब देख लो, दिस पर्सन विल एक्ट एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, बराबर, who shall be appointed by the adjudicating authority prior to the first meeting of committee of creditors। मतलब क्या, ये जो बंदा है इसका नाम हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देंगे डाल के एप्लीकेशन में, वो अगर वहां से अप्रूवल भेजते हैं तो उसके बाद ये बंदा यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमको अप्रूवल कब तक आ जाना चाहिए, फर्स्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग के पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 6A where financial debt is owed is represented by a guardian, executor, administrator, such person shall be authorized representative on behalf of such financial creditors। जहाँ पे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड बाय सम गार्डियन और सम एग्जीक्यूटर और सम एडमिनिस्ट्रेटर, देन उस पर्सन के लिए उसी बंदे को हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डाल देते हैं। अभी बोल रहे हैं एंड सच ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी। मतलब कौन, अपना पहला डिबेंचर ट्रस्टी पकड़ लो, दूसरा हमने कोई आईपी को उठा लिया, तीसरे में तो उनके पास ऑलरेडी उनका कोई तो गार्डियन, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर रखा ही हुआ था। तो ये सारे लोग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल अटेंड द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ वोटिंग शेयर कैपेसिटी। बराबर, सबका जितना जितना वोटिंग शेयर था, एक्सटेंट ऑफ द वोटिंग शेयर, उतना ही ये लोगों के पास वोटिंग पावर रहेगा, और ये लोग मीटिंग अटेंड करेंगे और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। अब आ जाते हैं, अब इन लोगों का रेमुनरेशन पेएबल आ जाता है कि यार हमने इन लोगों को हायर तो कर लिया, A6A के ABC में, ए में कोई डिवेंचर ट्रस्टी टाइप पर्सन था, दूसरे में हमने तो एक आईपी दे दिया था उनको, और तीसरे में उनका खुद का कोई बंदा था। तो ऐसे केस में इनका पैसा कौन भरेगा। तो बोल रहे हैं कि अंडर क्लॉज A एंड C,
मतलब कौन हो गया, जो डिबेंचर ट्रस्टी था और तीसरे वाले में उनका खुद का कोई गार्डियन वार्डियन टाइप का बंदा था। तो ऐसे केस में क्या बोलेगा, अंडर क्लॉज ए एंड सी ऑफ सबसेक्शन 6 है, इफ एनी शैल बी एज पर द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट और द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब भैया उनके ऑलरेडी जो फाइनेंशियल डेट थे एज पर द टर्म्स और उनके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में प्री डिसाइडेड रहेगा, वो रहेगा, ठीक है। और दूसरा रहेगा अंडर क्लॉज बी, मतलब आईपी अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी shall be specified as shall be specified which shall form the part of insolvency resolution process cost। मतलब समझा कि जो बंदा आईपी अपॉइंट किया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा, तो ऐसे केस में उसको जो पेमेंट करना पड़ेगा, जो हमने इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा था, हाँ, वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में आएगा। तो ठीक है, उसके इन लोगों को जेब से नहीं देना पड़ेगा, वो लोग इसमें दे देंगे। The board may specify the manner of voting and determining the voting share in respect of financial debts covered in section 6 and 6A। फिर बाकी बोर्ड स्पेसिफाई करेगी कि भैया मैनर ऑफ वोटिंग क्या डिटरमाइनिंग होगा, ठीक है। फिर same as otherwise provided in this code, all decisions of the committee of creditors shall be taken by the vote of not less than 51% of voting share of financial creditors, provided that where the corporate debtor does not have any financial creditors, the committee of creditors shall be constituted and shall comprise of such person to exercise such function in manner as may be specified। ठीक है, सिंपल क्या बोल रहे हैं, जितने भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के डिसीजन रहेंगे वो कम से कम 51% ऑफ वोटिंग शेयर के हिसाब से होने चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। और जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर के पास कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो ऐसे केस में हमको पता है कि हम ऑपरेशनल क्रेडिटर को ले लेते हैं और वहाँ पे बिठा देते हैं। तो उसका भी एक अलग है, हम शायद पढ़ चुके हैं। फिर क्या बोलते हैं, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैव द राइट टू रिक्वायर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू फर्निश एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो इसमें बोल रहे कि यार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास अब इतने सारे लोगों तो हमने बिठा दिया वहाँ पे, अभी सारे लोग क्या करेंगे, अभी सारे लोग बोलेंगे कि भैया चलो अब काम करो आरपी, जाओ हमको ये सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉर्पोरेट डेटर की, लेके आओ। तो आरपी बोलेगा जी सर मैं लेके आता हूँ, एंड शैल मेक अवेलेबल एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सो रिक्वायर्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन 7 दिन के अंदर रिक्वेस्ट की। क्लियर हो गया, को एकदम क्लियर हो गया, वेरी सिंपल।